इस साल शुरू हुआ आज भी जारी है। नित नए तरीके निकाल के कोविड का खतरा बराबर बना हुआ है। अफ्रीका से कोविड के अलग स्ट्रेन की खबरें आ रही हैं। रूस में इन्फ्लुएंजा को कोविड के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड के हवाले से अच्छी खबर नहीं आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक तो कोविड, उस पे इन्फ्लुएंजा, उस पे अब मेहरबानी, और वो है बर्ड फ्लू की। बर्ड फ्लू नया कहर बनते हुए जम्मू कश्मीर में वारिद हो रहा है और हुकाम ने साउथ कश्मीर के शोपियां के इलाके में वडीपोरा के गांव में आज दफा 144 नाफिज किया है। और 144 दफा नाफिज तो गांव में किया गया है, लेकिन आसपास के 10 किलोमीटर के इलाके को रेड जोन में करार दिया गया है। रेड जोन करार दिया गया है और हुकाम ने बताया है कि उन्होंने यहाँ कुछ मुर्दा कौओं को पाया था जिनके टेस्ट अब पॉजिटिव आए हैं, और इसी को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए हैं, रिस्पांस टीम्स बनाई गई हैं, हुकाम मुतारिक हुए हैं और शोपिया के आसपास के इलाकों में इस सारी सूरत के पर हुकाम पूरी तरह से नजर रखे हुए है। आपको बताऊं, शोपिया के जिला तरक्याती कमिश्नर ने ऑर्डर जारी किया और उस ऑर्डर में वडीपोरा गाँव में दफा 144 नाफिज किया गया है। और ये दफा 144 नाफिज करने के साथ साथ 10 किलोमीटर के दायरे को रेड अलर्ट जारी किया गया। आपको यह भी बताते चले कि शोपिया के साथ साथ अनंतनाग में भी कुछ कौओं को मुर्दा पाया गया है। वहां के हुकाम ने बताया कि उनके टेस्ट भी पॉजिटिव आए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ कुकरनाग के एक इलाके मनीगाम में भी पिछले दिनों एक टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी। नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाकों में भी कौओं के मारे जाने की खबर आ रही थी और बड़ी तादाद में वहाँ मुर्गे मारे जा रहे हैं। और इस सारे के बीच में जब 144 नाफिज है, रेड अलर्ट जारी है, तो इन इलाकों में गोश्तखोरी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खासतौर पे चिकन के हवाले से जो पोल्ट्री डिपार्टमेंट है उनकी टीम्स बनाई गई है। और ये पोल्ट्री की जो टीम्स हैं डिपार्टमेंट के, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की, ये जो पोल्ट्रीज पे है उन पे नजर रखे हुए हैं। और आसपास के इलाकों में जो कौवे वगैरह है, जो मुर्दा जानवर पाए गए, परिंदे, माफ कीजिएगा, मुर्दा परिंदे पाए गए, उन पे नजर रखी हुई। ये एक बड़े खतरे की घंटी अब जम्मू कश्मीर में बजना शुरू हुई है। एहतियात है, अभी भी बहुत से लोग गोश्त खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, और बहुत से लोग वही कहते हैं कि हमें क्या करेगा, हम तो पका के खाते हैं। एहतियात ज़रूरी है, डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स की राय लेना ज़रूरी है। और आपसे भी गुजारिश कि एहतियात करिएगा। और एहतियात के साथ साथ आपको बताएं कि हाँ, दुनिया में ये एक नया ख़तरा पनप रहा है और इस ख़तरे को जड़ से निकालने के लिए अभी से एहतियाती तदाबीर करनी ज़रूरी है। लेकिन जब बात करें खाने पीने की, तो बात सेहत की आती है और सेहत के साथ साथ तालीम की आती है। दो बड़े मुद्दे कोविड के दौरान रहे। मुल्क भर में कोविड के दौरान लॉकडाउन भी रहा, अफरा तफरी रही और जम्मू कश्मीर में इससे बच नहीं सका। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जब कौम से खिताब किया तो अपनी तकारीर में उन्होंने तालीम के साथ साथ आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर के साथ साथ सेहत के मामले पर पूरा ध्यान देते हुए ये भी बताया कि दुनिया जहाँ में कोविड के दौरान जो कुछ भी हुआ, मुल्क में जो कुछ भी हुआ, उस दौरान भी मुल्क की सरकार ने कोविड से लड़ने और कोविड से उबरने के लिए जो इक़दाम उठाए वो काबिल तारीफ भी हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि तालीम के पर भी कोई समझौता नहीं है और तालीम के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की सख्त ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली में बात करे थे, कौम से खिताब करे थे। मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर में भी एजुकेशन, ये दो ऐसे विषय हैं कि जहां एक नागरिक होगा तो भी हम पहुंचेंगे। ये हमारा मिजाज होना चाहिए और हमें इस पर जोर देना है, उस पर हमें पूरी कोशिश करनी है। और इसलिए सभी क्षेत्रों में हेल्थ एक्सेस पर भी हमें जोर देना है। देश को वेलनेस सेंटर्स चाहिए, देश को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स चाहिए, देश को क्रिटिकल केयर यूनिट चाहिए, देश को हेल्थ सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, देश को आधुनिक लैब चाहिए, देश को टेलीमेडिसिन चाहिए। हमें हर स्तर पर काम करना है, हर स्तर को बढ़ावा देना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि देश के लोग, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो सुदूर इलाकों में रहते हो, उन्हें बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले और समय पर मिले। और इन सभी के लिए जब केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और देश का प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे तो बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर पीएम जय में हिस्सेदारी के साथ साथ पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज का नेटवर्क बनाने में पीपीपी मॉडल को भी सपोर्ट कर सकता है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन नागरिकों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड
और दूसरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लेकर भी साझेदारी हो सकती है। मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर एक मजबूत साझेदारी के रास्ते निकाल पाएंगे, स्वस्थ और समर्थ भारत के लिए आत्मनिर्भर समाधान तलाश कर पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब कर रहे थे, लेकिन बात जब वज़ीर-ए-आज़म की आती है तो नजरें सबकी किसानों के रेले पे आती हैं और उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े उन पे भी नजरें सबकी आई जाती हैं। और जहां जब किसानों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी किसानों की रेले का असर देखने को मिला है और पुलिस ने जम्मू कश्मीर में भी किसान रेले के 26 जनवरी को जो किसान ट्रैक्टर रेले थी उस हवाले से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू में जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा किसान के चेयरमैन महेंद्र सिंह जो छठा जम्मू के रहने वाले हैं और जबकि उनके साथ साथ मनदीप सिंह जो जम्मू के गोल गुजरा का रहने वाला है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम उन पे है कि 26 जनवरी को जो रेले हुई थी उसमें वो हिस्सेदार थे और उन्हें जम्मू से दिल्ली शिफ्ट किया गया है। ये किसानों की रेले के हवाले से बात, लेकिन बात तेल की आ जाती है। यूं कहा जाता है कि आग लग गई है तेल में। धर्मेंद्र प्रधान मरकजी वजीर तेल के पेट्रोलियम के, उन्होंने भी आज इस हवाले से मीडिया से बात की। आज इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो बहुत बढ़ोतरी हुई है, ताहम उन्होंने उम्मीद की कि ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और तेल की कीमतें जो हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगी। 100 रुपया तो अक्सर रियासतों में, मुल्क की अक्सर रियासतों में तेल की कीमत हो चुकी है और बहुत सी जगहों पर सरकारों पर दबाव बन रहा है कि वो वैट को कम करें, मरकजी सरकार जो जीएसटी ले रही है उसको कम किया जाए। यूं कहें ओवरऑल अगर कहें तो तेल जो है इस वक्त हिंदुस्तान में 40 रुपए के आसपास पहुंचता है, लेकिन उस पर करीबन 60 रुपए का टैक्स लगता है, तो उस टैक्स में कमी की बात की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान जो मरकजी वजीर उन पर भी आज यही जोर था, लेकिन उनका जवाब भी कुछ इसी तरह से था। यह हमें उम्मीद है धीरे धीरे प्राइस सॉफ्टन होगा। जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बन रही है उसमें कोरोना के कारण जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई थी उस हिसाब से सप्लाई की भी कटौती हुई थी। सप्लाई करने वाले देश जो वादा किए थे कि जनवरी फरवरी तक सप्लाई को पूर्ववत स्थिति में ले आएंगे, वो नहीं ले आने के कारण ये स्थिति बनी है। हम उपभोक्ताकारी देश, विशेष करके एशिया महादेश की सारे देश इसमें दबाव बना रहे हैं कि आपको प्रोडक्शन बढ़ानी ही पड़ेगी। हमें लगता है इसकी कुछ फर्क आना चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज अमेरिका के अंदर बर्फाली तूफान के कारण वहां भी थोड़ा उत्पादन रुका हुआ है। ये सारा विषय धीरे धीरे अस्थायी हम मानते हैं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलिए, धर्मेंद्र प्रधान मरकजी वजीर तेल की बात कर रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में तेल की कीमतों में इजाफे को लेकर अवाम में बेचैनी पाई जा रही है और यहाँ पे तेल से जुड़े जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या तेल रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं या यूं कहें ओवरऑल मार्केट में इन्फ्लेशन हो रही है। लोगों का कहना है कि तेल जब महंगा हो गया तो साफ जाहिर है किराया महंगा हो जाता है और जब किराया महंगा हो गया तो उसका असर खाने पीने से लेकर दूसरी चीज़ों का बाजार में पड़ता है। और कश्मीर में ट्रेडर्स के साथ साथ कल ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की कॉल दी है। 2 दिन की हड़ताल की कॉल देते हुए ये भी बताया है कि इस वक्त सारी सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स में चाहे वो ऑटो वाला हो, पहली बार हम देख रहे हैं कि ऑटो वालों की यूनियन भी आज सामने आई, उन्होंने भी इस पर अपना रद्दअमल जाहिर किया, हड़ताल की बात की। सोमो वालों ने भी अपने रद्दअमल का इजहार किया, सोमो वाले भी यही बात करें और किराया बढ़ाने की बात करते हुए आज श्रीनगर में हड़ताल की। आज उन्होंने बताया कि कल से 2 दिन के लिए वो हड़ताल पे जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की खबर और वो उनका रिएक्शन श्रीनगर में हमने पूछा, हमने जाना क्या है उनका रद्दअमल। 26 फरवरी को जो हम हड़ताल पर जाने वाले हैं ये हमारे ज़ाती कोई मसला नहीं है। हमारी यही कोशिश है कि जो 26 फरवरी को हड़ताल पर जा रहे हैं, डीजल की बहुत हाइक हो गई है। हमारा जो टैक्स टोकन जो इन्हें हमारे कोविड में हमको डबल किया है, खड़ी गाड़ियों पर इन्हें डबल टोकन लगाया। ये समझ नहीं आ रहा है गवर्नमेंट क्या कर रही है। हम उसको रोल बैक चाहते हैं। हमारे 3 मसाइल है। एक नंबर 1 रेट का जो रेट डीजल की हाइक हो गए, हमारी रेट चढ़ा दी जाए। हम पब्लिक से भी माजरत खाए है कि हम पब्लिक पर बोझ नहीं डालना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम उठाए जिससे ना पब्लिक पर बोझ पड़े ना ट्रांसपोर्टर पर बोझ पड़े, तो वो अपने फेयर रिविजन जो हमारा है वो बढ़ाए। और हमारी यही गवर्नमेंट से अपील है। जो तीसरा मसला ये है कि जो इन्हें हमारे टैक्स टोकन जो लॉकडाउन में हम पर लगाया उसको वापस लिया जाए। हम यही कहना चाहते हैं ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट जम्मू
से लेकर लखनपुर तक, लखनपुर से लेकर उड़ी तक जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं वो कल से हड़ताल पर जाने वाले हैं। हम आवाम के साथ हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम आवाम पे बोझ बने, हमारा किराया आवाम पर बोझ बने, लेकिन हम भी मजबूर है। हमारी पूरी कमाई हम पेट्रोल पंप पे जो भी हम दिन में कमाते हैं वो शाम को पेट्रोल पंप वाले को देनी पड़ती है। इसलिए हमने वो भी गुजारिश की है, वो भी रिप्रेजेंटेशन डाली है। 2 साल से हमने इनको कहा है कि ये जो आप लेवी ऑफ सरचार्ज ऑन पेट्रोल और डीजल पे कर रहे हो वो वापस लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट वो भी नहीं मानती है। मैं ऑल कश्मीर ऑटो रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन हेड ऑफिस TRC रजिस्ट्रेशन नंबर 908 का प्रेसिडेंट हूँ, जो कि मेरा नाम फयाज अहमद कुमार है। 24 फरवरी 2021 को जो हड़ताल की कॉल वेलफेयर वालों ने दी है उसकी हम भरपूर हिमायत करते हैं। चलिए, ये रद्द-ए-अमल ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल की उन्होंने बात की है और रियासत से लेकर मरकज़ी सरकार को ये बताने की कोशिश की है कि तेल में जो आग लगी है वो आग बहुत लंबी जा सकती है, उस पर कंट्रोल इस वक्त करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि मामला बहुत से हैं। पुंछ में एक मुजाहरा हो रहा था, वहाँ का एक नौजवान जो PHE जल शक्ति डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, खुदकशी उसने की है। बताया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने कुछ जहर आलूदा चीज़ खा ली और उसके बाद उनकी हालत ख़राब हुई, उन्हें हॉस्पिटल लिया गया जहां वो उनकी ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकी। लेकिन आज जो मुजाहरा हुआ उसके लवाकिन जो बात कर रहे थे वो मुजाहरे की वजह यही बता रहे थे कि रियाज अहमद नामी इस नौजवान की खुदकशी की वजह यही है कि इसको तनख्वाह नहीं मिलती थी। तनख्वाह काफ़ी सालों से UPHE डिपार्टमेंट या दूसरे जो कैजुअल हमारे डिपार्टमेंट है वहाँ पर तनख्वाहों में जो टाइम लगता है वो एक वजह बताई गई कि वक़्त पर तनख्वाह नहीं मिलनी। कर्जदारों ने इस पर बहुत ज़्यादा दबाव दिया क्योंकि मजबूरी थी और उस मजबूरी के हाल में 6,000-5,000 के करीब जो तनख्वाह लेने वाला और वक़्त पे उसको जब तनख्वाह ना मिले, यूजुअली कहा जाता है कि पसीना खुश्क होने से पहले मजदूर को मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ का बाबा आदम ही निराला है। यहाँ सालों तक मजदूरी नहीं मिलती है, फिर कुछ दबाही दी जाती है। और रियाज अहमद की मौत के हवाले से भी लवाकिन यही बात करे थे और ये मामला भी अब सरगर्म होता जा रहा है, सुर्खियाँ बनता जा रहा है कि आखिर हमारे डिपार्टमेंट्स कब सोचेंगे। ठीक है, अगर वो डिपार्टमेंट में काम करने के लायक नहीं है, एक ही बार निकाल दिया जाए। अब अगर निकालना नहीं जा सकता, उनसे काम लिया जाता है तो फिर उनको मजदूरी क्यों नहीं मिलती है। बात मजदूरी की, लेकिन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ख़वातीन की एक अच्छी खासी तादाद आई थी। ये मुतालबात कागजात का कर रही थी। ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने कश्मीरियों के साथ शादी की है, लेकिन ये लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ की रहने वाली हैं। तब बड़े ख्वाब सजा के ये कश्मीर आई थी, दुल्हन बनी थी और दुल्हन के ख्वाब जो होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन इन ख़वातीन के ख्वाबों का चकनाचूर उस वक्त हुआ जब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासत की बैंड चढ़ते हुए दिखाई दिए। और इन्होंने कई बार श्रीनगर से लेकर वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे किए हैं, बात पहुंचाने की कोशिश की है। आज भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आई, वहां से इन्हें लाल चौक की तरफ मुजाहरा किया, मार्च किया और मार्च करते हुए ये अपील करे थे, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील करे थे कि वो तो आए हैं कागजात को लेके, लेकिन यहाँ उनके कागजात नहीं हैं। वो जेन्युइन तरीके से आए हैं और जेन्युइन तरीके से उन्होंने शरीक हयात का रिश्ता अपनाते हुए यहाँ का रास्ता लिया है। लेकिन यहाँ जब उनको बुनियादी जो हकूक़ है, बुनियादी जो उनके मसाइल हैं, उनकी तरफ जब तवज्जो नहीं दी जाती है तो आखिर करें तो करें क्या। वज़ीर-ए-आज़म से अपील की जा रही थी कि उनका मामला सुलझाया जाए। यहाँ थोड़ी सी अफरा तफरी भी लाल चौक में देखने को मिली, लेकिन बाद में पूरा मनी सारा मामला गुजर गया। ताहम अपील उनकी कुछ इस तरह की थी। यही हुकूमत से डिमांड है कि हमें एक्सेप्ट करें, हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें, सिटीजनशिप दें, हमें तस्लीम किया जाए। अगर गवर्नमेंट ने हमें रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का झांसा देकर यहाँ पर बुलाया है तो इन 12 सालों में इस पर कोई अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, इस पर इन्होंने अमल क्यों नहीं हुआ। जब तक हम 12 सालों से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हर महीने 2 बार हम लोग आ रहे हैं, महीने में 2 बार, कभी हम प्रोटेस्ट करते हैं, कभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हम लोग LG के पास भी गए, ड्यूकॉम के पास भी गए, आज भी हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। देखें, हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है, हमारा मकसद ही पुरअमन एहतजाज करना है और आज भी हम लोग पुरअमन एहतजाज ही कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर टीयर गैस फेंके गए क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल हुई है। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। हमारी रैली तो फ़िलहाल यहीं तक थी, वो कहीं दूर नहीं जा रही थी। हम लोगों ने डिमांड की थी कि हमें DC साहब आके मिलें, हमें DC साहब से अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, लेकिन अभी तक DC साहब नहीं आए, कोई जवाब नहीं दे रहे। वो बोल रहे कि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें पता है वो यहीं पर है। इसलिए हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आएँ, हम आपकी बहनें हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रही हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। और आएँ, आप हमारी डिमांड सुने, हमारी बात सुने
और इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। ये श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का मामला। लेकिन आपको नाजरीन बताएं, हमारे यहाँ बहुत से मामले हैं, अब स्कूल भी खुलने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज अपनी तकरीर में बात की तालीम की, और उसी तालीम के हवाले से हम बताते चले कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से है, उसे कोई बेखबर नहीं है। स्कूल में बच्चे 100 पढ़ते हैं, उस्ताद 2 हैं। स्कूल में बच्चे 200 हैं, उस्ताद 4 हैं, और कहीं रैशनलाइजेशन नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां उस्ताद तो 3, 4, 5, 8, 7, 9, 10, 11, 12 तक भी हैं, लेकिन बच्चे 3, 4 तक हैं। कुछ स्कूलों की इस तरह की कहानी भी है। ये जम्मू में भी है, ये कश्मीर में भी है, डोडा में भी है, किश्तवाड़ में भी है, ये रजौरी में भी है, कुपवाड़ा में भी है, ये वादी कश्मीर से लेकर जम्मू खित्ते की हर जगह पे है। और यहाँ पे अब जब स्कूल खुलेंगे कोविड के बाद, करीबन 18 महीने के बाद जब ये स्कूल दोबारा खुलेंगे, तो क्या हमारा सरकार का तालीमी सिस्टम जो है वो बराबर इस लायक है, इस काबिल है कि वो इस रैशनलाइजेशन को कर चुका होगा। इस वक्त सभी स्कूलों में कम से कम 1-2 उस्ताद ज़रूर होंगे। बच्चे 30 होंगे तो कहीं न कहीं उनके लिए डॉक्टर, जो टीचर्स हैं, वो ज़रूर होंगे। बात तो है पते की, बात समझाने की है, बात समझने की है। समझ आए तो बहुत अच्छा, ना समझे तो कौम का बेड़ा गर्क हो सकता है, क्योंकि तालीम अगर नहीं होगी तो कौम का बेड़ा गर्क ही हो सकता है। और ये सवाल इस वक्त हुकाम से, ख़ास तौर पे तालीम के निज़ाम को चलाने वालों से, कि आखिरकार इस सिस्टम में कब दुरुस्तगी आएगी, कब ये सिस्टम कहीं न कहीं बाकी मामलात पर अनाकनी की जा सकती है, आँख बंद की जा सकती है, लेकिन तालीम के निज़ाम पर आँख बंद करने वाला अंधा नहीं हो सकता है। उसको सब कुछ समझ आ सकता है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, तालीमी नहीं, हमारे यहाँ हेल्थ स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो तब भी सवाल उठते हैं। WHO की गाइडलाइंस हैं कि कम से कम 900 जो लोग आबादी वाला इलाका हो वहाँ पे एक डॉक्टर हो। यहाँ 9000 की आबादी वाले भी लोग हैं जिनको डॉक्टर ही नसीब नहीं है। बहुत से इलाके ऐसे हैं। त्राल की मिसाल हम दे सकते हैं। त्राल के सुनतूसा के गाँव की खबर करें तो वहाँ के इलाके में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बिल्डिंग बनाई, सब सेंटर भी बनाया, लेकिन डॉक्टर क्या, पैरामेडिक्स भी तैनात किया है। एक सिस्टर को, एक नर्स को वहाँ तैनात किया है। वो DPC या PDC या जितने भी इंजेक्शंस वगैरह होते हैं बच्चों को, वो तो दे सकते हैं, लेकिन बाकी कोई वहाँ पे वो फर्स्ट एड वहाँ नहीं दे सकती है। तो आखिर त्राल के इस गाँव की आबादी, जहाँ 5 से 8 हज़ार के करीब आबादी है, वो लोग कहाँ जाएँ, किस तरह से वो दुनिया की इस लड़ाई में, इस जद्दोजहद में आगे बढ़ सकें। और वहाँ के लोग भी सरकार से बात करते हैं कि एक डॉक्टर हो, कम से कम डॉक्टर के साथ साथ 2-3 स्टाफ के और मेंबर हो, जबकि वहाँ स्टाफ, वहाँ के लोगों के मुताबिक स्टाफ वहाँ पे सैंक्शन है, लेकिन स्टाफ को डिप्लॉय किया गया है। ये डिप्लॉयमेंट का मामला हमारे यहाँ कई जगहों पे है, और त्राल के लोगों की बात को हमने हुकाम तक भी पहुँचाया। हुकाम का जवाब भी सुन लीजिए, आवाम की अपील भी सुन लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे सब सेंटर जो आप सामने देख रहे हैं, 1975 से पहले यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, और आज तक ये करीबन 45 साल के बाद भी आज भी ये प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर ही है। हत्ता कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भी प्रमोट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ की आबादी देखिए, इसके साथ गढ़पुरा की आबादी मुंसलिक है, धर्मगुड़ की है, वागड़ की है, सीर की है और हुंदोरा की है। और इतनी आबादी के लिए यहाँ 45 साल में एक भी डॉक्टर या डॉक्टर साहिबा तैनात नहीं की गई है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी आबादी के लिए एक डॉक्टर का ना होना कितनी मुश्किलात को जन्म दे सकता है। यहाँ पे कोई डॉक्टर तैनात नहीं, बल्कि FMPHW एक फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर काम करती है, जो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन के दिन या कोई वैक्सीनेशन के पेशेंट्स को देखने के लिए यहाँ किसी किस्म की सहूलियत नहीं है। अब आप देखिए हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल को, वहाँ पे भी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि एक बीमार को जो ज़रूरी तिबी इमदाद मौके पर होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो यहाँ की तो बात ही नहीं है, अभी प्रमोट भी नहीं हुआ है। एक सिंपल पेट के दर्द की टिक्की लेने के लिए हमें त्राल जाकर प्रेस्क्रिप्शन लेना पड़ता है। एक टिक्की 2 रुपये की आती है, उस पर 150 रुपये का खर्चा आता है, और पूरा दिन एक मजदूर का उसमें ज़ाया जाता है। हमारी डिमांड है कि आपकी वसातत से हमारी ये मांग सरकार तक पहुंच जाए और जल्द से जल्द इस हमारी मुश्किल का अजाला किया जाए। उस पस्तना में जो हमारा सब सेंटर में 2 इश्यूज़ हैं। एक इशू ये है जो पब्लिक का जो कंसर्न, जो उनकी डिमांड है, जो यहाँ पे आज के टाइम पे एग्जिस्ट हुआ करता है, वो कह रहे हैं इसको, इनकी काफ़ी अलग एक बिल्डिंग अपनी है, ताकि वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। वहाँ पे कदरे ठीक कमरे बने हुए हैं और वहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी है। तो इस बारे में हमने BMO साहब से इंस्टेंटली बात की। हमने कहा अगर इनको अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, वॉलंटरी दे रहे हैं, या इसको जो
रेंट असेसमेंट हम करेंगे, उसके हिसाब से रेंट भी पे अप करेंगे। उन्हें कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अगर हम देना चाहेंगे तो एक लेटर फॉर्म में अपनी रिप्रेजेंटेशन दे ताकि इसकी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा उनका ये था कि वहाँ पे हमारा जो FMPSW है, क्योंकि वो सब सेंटर है, सब सेंटर में FMPSW रहता है उनके खासकर वैक्सीनेशन के लिए और ANC चेकअप के लिए। तो उसके लिए फिर वो चाहते थे कि वहाँ पे अगर डॉक्टर साहब आ जाए वो बैठते, क्योंकि एरिया बड़ा है एंड उनकी एक और फैसिलिटी बन जाती। तो उसके बारे में मैंने BMO से बात की, तो उन्हें कुछ एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी की है इन एट दिस स्टेज के हम एक फार्मासिस्ट मेडिकल असिस्टेंट वहाँ पर बैठें ताकि वो जो इनके ट्रीटमेंट के लिहाज से उनको देखें एंड अगर उनको लगेगा कि कहीं किसी को ज़्यादा ज़रूरत है ट्रीटमेंट के लिहाज से तो उनको भी रेफ़र करेंगे। नज़दीक हमारा रिपल में है, दूसरी कोई PHC सेंटर में रेफ़र करेंगे। फ़िलहाल उस मामले को वो सेटिस्फाई हो गए, तो ये दो चीज़ें हमारी कंसिडरेशन में हैं। बाकी मैंने और भी अपने BMO साहब से बता दिया कि आपको प्रपोजल देना ही होता है गवर्नमेंट को थ्रू CMO कि हमें PHC हम यहाँ पे इंस्टॉल करें, ओपन करें, उनको सेक्शन करा दें ताकि जो हम लोगों की डिमांड्स है वो पूरी हो जाए। तो उसमें कोशिश है कि हम पस्तूना भी उसमें रखें। ये तालीम की बात, ये सिस्टम की बात, ये हेल्थ स्ट्रक्चर की बात, लेकिन हमारा इंडस्ट्री की बात भी है। सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई पॉलिसी का ऐलान किया और ये 2040 तक चलती रहेगी। बड़े दावे किए जा चुके हैं इसमें, और दाऊ में ये भी कहा कि अब हर घर हर मोहल्ले तक, गली तक लैंड बैंक्स बनाए जाएंगे जहां पे इंडस्ट्रीज़ को कायम किया जाएगा। बहुत से वसवसे भी हैं, खदशे भी हैं और बहुत से लोगों की अलग अलग राय भी है। मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी भी इस पर अपनी राय रखते हैं। हम हिलाल से ही जानना चाहेंगे। तो हिलाल, ज़रा बताइए, सरकार का ये लैंड बैंक, सरकार की ये पॉलिसी, आपने लोगों से मिले, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, और जम्मू कश्मीर चूँकि एक टूरिज़्म सेक्टर की इंडस्ट्री यहाँ पर पनप सकती है, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो नई जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, कहाँ पे फिट होती है सारी बातें? देखिए सनम, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी कमज़ोर है और अगर इसको फ़रोग देने के हवाले से सरकार ने अब नई पॉलिसी मुरतब की है जिसके तहत जो अब हर किसी ब्लॉक में, चाहे गांव है, देहात है, शहर में, हर जगह पर अब अलग अलग ब्लॉक्स में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के तर्ज पर जो है इंडस्ट्रियल जोन्स होंगे जहां पर जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ज़मीन दस्तयाब होगी क्योंकि कोई भी यूनिट खड़ा करने के लिए जो लैंड की रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत ज़रूरी है। और कश्मीर में पहले ही लैंड की कमी है और उसके बावजूद अगर सरकार ने इस तरह की आइडेंटिफिकेशन की है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग जोन्स बनाए हैं तो उससे लोकल्स को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि सरकार जो कमिटमेंट करे, जो दावे करे, उसको फिर ज़मीनी स्तर पर भी अमलाए, क्योंकि अभी तक का जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल प्लान जम्मू कश्मीर का है, जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, आज भी वहाँ पर सड़कों की हालत जो है वो तबाहकुन है, वो ख़राब है। आज भी बिजली जो है वो 24 घंटे नहीं चलती है। यहाँ तक कि जो डोमेस्टिक लेवल पर जो कंज्यूमर्स हमारे हैं उनकी जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। ख़ासतौर पर अगर हम विंटर्स के 6 महीनों की बात करेंगे, आपने हर 3-3 घंटे के बाद बिजली फराहम की जाती है। और क्या यहाँ पर इस तरह का जो इंडस्ट्रियल सेटअप होगा, क्या वो फ्लोरिश होगा? एक नंबर 1 बात है। नंबर 2, लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, उनके लिए जो है सुविधाएं दस्तयाब हो सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहां का जो जियोग्राफिकल स्टेटस है वो ये है कि आप डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल्स को लेकर दूसरी स्टेटों पर। सिवाय जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके हवाले से या उस लाइन ऑफ एक्टिविटी में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल सकता है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल यहीं पर मिलता है और उसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उसका रॉ मटेरियल आपने दूसरी स्टेट से या दूसरे मुल्कों से यहाँ लाना है और उसके बाद जो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। यानी अगर आप उस प्रोडक्ट को फिर कश्मीर में बनाएंगे और कश्मीर से बाहर जम्मू, जो कि जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, वहाँ पर बेच देंगे तो वहाँ पर आप कंपटीशन में नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कश्मीर का प्रोडक्ट काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो इस वजह से उस लेवल का, अगर आप नेशनल लेवल का सेटअप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उस तरह का कोई एक्सपोजर कोई भी प्रोडक्ट जो है हासिल कर सकता है। तो इस तरह से सरकार की जानब से ये दावे तो किए गए हैं, लेकिन टूरिज़्म एक बड़ा सेक्टर जम्मू कश्मीर के अंदर है और अगर इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में होती है और ख़ासतौर पर कश्मीर वादी में होती है तो कहीं उससे यहाँ के माहौलियात पर असर तो नहीं पड़ेगा।
इसमें कोई शक नहीं कि आपका जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से तो कंसेंट्स दी जाती है, लेकिन फिर भी दिल्ली की तरह आलूदगी जो है कश्मीर के अंदर देखी जा सकती है। कहीं आप जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको डेंट तो नहीं करने हैं, इन सेक्टर्स पे देखना बहुत ज़रूरी है। और आखिर पर यही कहना चाहूँगा कि जो मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग हैं उनका ये भी मानना है कि कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करने में जम्मू कश्मीर के अंदर हर वक्त लगा है, और अगर आज भी यहाँ पर वही वक्त लगा तो उससे यही साबित होगा कि ये सिर्फ नंबर गेम था और सरकार ने इस तरह के दावे, इस तरह के नंबरात जो है अखबारात की सुर्खियाँ बटोरने के लिए करने थे, जबकि ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं हो जाएगा। चलिए, जब बात इंडस्ट्री की आ जाती है तो जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट्स की अपनी एक इंडस्ट्री है, अपने एक नाम है, अपने एक मुकाम है, और इसको बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ दिनों से हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट बड़ा मेहरबान नजर आ रहा है। जगह जगह मेले लगाए जा रहे हैं और आज अनंतनाग में भी मेला लगाया गया था और काजीगुंड अनंतनाग में लगाए गए इस मेले के दौरान 100 के करीब जो कारीगर हैं उन्हें नई टेक्नोलॉजी, नए तरीकों से रोशनास किया गया। और इस अवेयरनेस कैंप के दौरान उन्हें यह भी बताया गया कि कश्मीर की जो दस्तकारी है दुनिया भर में मशहूर है, कुछ वक्त के लिए बैकरोड चली गई थी, लेकिन ज़रूरत है इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि दस्तकारी एक ऐसा हुनर है जो न सिर्फ एक शख्स को रोज़गार दे सकता है बल्कि उससे जुड़े सभी लोग, बहुत से लोग रोज़गार पा सकते हैं, बेकारी से निजात मिल सकती है, इकॉनमी भी बढ़ सकती है, दुनिया में नाम भी हो सकता है। ये प्रोग्राम साउथ कश्मीर अनंतनाग के काजीगुंड के इलाके में आज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने, हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट ने मुनक्किद किया था। फर्स्ट वन वाज हेल्ड ऑन अक्टूबर एंड दूसरा हमने सील में किया था। तीनों में हमारा मोटिव सेम था कि हम यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएं कि हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या काम करता है, और जो हमारे आर्टिसन वीवर्स हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के, उनको हम अपने डिपार्टमेंट के और पीछे और डिफरेंट इंसेंटिव्स जिसमें मॉनिटरिंग सेंटर भी हैं उनके बारे में बात की जाए। इस मकसद के साथ हमने आज ये तीसरा अवेयरनेस कैंप किया है ताकि एंड इट वाज एंड इससे हमारे डिपार्टमेंट की ग्रोथ में और यहाँ के जो सिटीज में क्राफ्ट उनकी ग्रोथ में बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। चलिए, ये अवेयरनेस की बात, तो अवेयरनेस किसी प्रोग्राम के साथ आपको बताते चलें कि गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों को जाते जाते हुए आपको जिग पे एक रेस्टोरेंट भी मिलता था, एक होटल मिलता था, लेकिन दौरान शब उसमें आग लगी है और आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी है। बताया जाता है कि तब बिजली भी इलाके में नहीं थी, तो आग कैसे लगी ये अहकामात ये ढूंढने की ये पुलिस जाँच कर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रेस्टोरेंट की जो एक शिनाख्त थी वो गुलमर्ग में आज ख़त्म हो गई और मुकामी लोगों से लेकर दूसरे लोग बहुत ही परेशान थे इस हादसे को लेकर। फायर सर्विस अमले ने जब इस वाक़े की कल रात को उन्हें खबर मिली, वो फ़ौरन मौके पर पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक फायर सर्विस पहुंचता आग अपना काम कर चुकी थी। ये हादसा गुलमर्ग की वादियों में और पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में इस तरह के हादसे अब दोबारा देखने को मिल रहे हैं। न जाने ये आग कैसे लग रही है, इस पर भी बहस करने की, इस पर भी गौर खौज करने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल आपको बताएं, आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ, मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।